ओके आज का जो ये लेक्चर होने वाला है ये 9th क्लास का लेक्चर है। 9th क्लास का जो चैप्टर 3 है एटम एंड मॉलिक्यूल्स, उसके जो टॉपिक्स हैं उसको हम लोग क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं विद इन अ सिंगल वीडियो। ठीक है, तो सबसे पहले तो एटम एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर का नेम है, यानी कि हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं एटम और मॉलिक्यूल के बारे में। ठीक है, तो एटम एंड मॉलिक्यूल्स आपको पता ही होगा कि एटम क्या होते हैं। एटम आर वेरी टिनी पार्टिकल्स, ओके, और ये इंडिविजुअल पार्टिकल्स होते हैं जो कि किसी भी एलिमेंट के एग्जिस्ट होने की यूनिट होती हैं। ठीक है, यानी कुल मिलाकर के यूनिवर्स में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स मतलब वो सब्सटेंसेस जो एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं फ्री स्टेट में, उसको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। एलिमेंट 3 टाइप के होते हैं, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। ठीक है, सो केमिस्ट्री में जो चीज़ें इंडिविजुअली प्रेजेंट होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्स। और एलिमेंट्स 3 टाइप के हो गए, मेटल, नॉन मेटल और एक होता है मेटलॉइड। ठीक है, तो ये 3 टाइप के एलिमेंट्स होते हैं। मेटल्स वो होते हैं कि जो कि मोस्टली मेलेबल होते हैं, हार्ड होते हैं, डक्टाइल होते हैं, ये सब प्रॉपर्टीज़ होती हैं मेटल्स की। और नॉन मेटल वो होते हैं जो कि इनके जस्ट अपोजिट रखते हैं प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यही पढ़ेंगे कि मेटल्स क्या होते हैं। मेटल्स आर दो सब्सटेंसेस विच कैन कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है। उसके बाद में दे कैन कन्वर्टेड इनटू थिन शीट, यानी कि जब मेटल को हैमर करोगे, उसके ऊपर हथौड़ा मारोगे तो वो शीट बनाई जा सकती है, मेटल्स की शीट बनाई जा सकती है। मेटल्स क्या होते हैं, जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, ये सब क्या है, मेटल्स हैं, इनमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है। ठीक है, मेलिएबल होते हैं, मेलिएबल मतलब थिन शीट्स बनाई जा सकती हैं, सीट बनाई जा सकती हैं। उसके बाद में डक्टाइल होते हैं, डक्टाइल मीन्स दे कैन कन्वर्टेड इनटू थिन वायर्स, इनके वायर बनाए जा सकते हैं। उसके बाद और क्या हो सकती है प्रॉपर्टी, आई एम सॉरी, और प्रॉपर्टी में सोनोरस क्वालिटी ऑफ साउंड। मेटल्स जितने भी होते हैं वो सारे क्या होते हैं, सोनोरस क्वालिटी। जैसे कि अगर किसी मेटल को आप बीट करोगे तो उससे काफ़ी तेज साउंड निकलेगा, ये होता है सोनोरस क्वालिटी ऑफ साउंड। ओके, तो इस तरीके से मेटल्स के जो MPVP हैं वो क्या होते हैं, काफ़ी हाई होते हैं। MPVP मतलब मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। तो अगर आप किसी मेटल को मेल्ट करना चाहो तो उसको क्या करो, बहुत ही हाई टेम्परेचर पे हीट करना पड़ता है, तब जाके वो मेल्ट होगा। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, नॉन मेटल। नॉन मेटल की अगर बात करोगे तो नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल, नॉन सोनोरस, सब में नॉन लग जाएगा। मेटल्स, नॉन मेटल्स आर नॉन कंडक्टर, बट वन नॉन मेटल इज अ कंडक्टर विच इज़ अ ग्रेफाइट। ठीक है, ग्रेफाइट क्या है, कंडक्टर है, बट हो सकता है 9th क्लास में ज़्यादा बताएगा। वैसे इसमें ज़्यादा कुछ 9th क्लास में यहाँ पे ज़्यादा पढ़ना नहीं है, बट मैं प्रॉपर्टीज़ बता रहा हूँ कि मेटल नॉन मेटल की क्या होती हैं। ठीक है, नॉन मेटल्स आर मोस्टली एग्जिस्टेड इन सॉलिड एंड गैसियस स्टेट, ओनली वन नॉन मेटल एग्जिस्टेड इन लिक्विड स्टेट, दैट इज ब्रोमीन। ओके, उसके बाद में मेटलॉइड होते हैं। मेटलॉइड्स आर दोज एलिमेंट्स विच हैविंग द बोथ कैरेक्टर मेटल एंड नॉन मेटल, यानी मेटल की तरह भी एक्ट कर सकते हैं और नॉन मेटल की तरह भी एक्ट कर सकते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, मेटलॉइड कहते हैं। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ वीडियो को। तो मेटलॉइड्स का मतलब होता है कि जिसमें दोनों ही टाइप की प्रॉपर्टी होती हैं, मेटल और नॉन मेटल दोनों की, तो उसे हम कहते हैं मेटलॉइड। ओके, इसके बाद हम लोग चलते हैं जो एटम है। सबसे पहले एटम के बारे में बताया गया, और एटम के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, सबसे पहले एटम अब पढ़ेंगे हम लोग, एटम पढ़ेंगे। और एटम के बारे में सबसे पहले एक जो इंडियन साइंटिस्ट थे जिनका नाम था महर्षि कन्नड़। ठीक है, उनका क्या नाम था, महर्षि, हो सकता है स्पेलिंग रॉन्ग हो जाए, कन्नड़। ठीक है, महर्षि कन्नड़ जो थे वो इंडियन एक फिलोसोफर थे। तो उन्होंने क्या देखा कि अगर हम किसी एलिमेंट को, इन्होंने क्या किया, गोल्ड का यूज़ किया, गोल्ड फॉइल। ठीक है, तो गोल्ड की जो ब्रिक थी, जिसको हम लोग गोल्ड ब्रिक कह सकते हैं, तो गोल्ड ब्रिक को इन्होंने क्या किया, कट किया। तो इन्होंने इसको कट किया तो ये क्या बन गया, इतना हाफ हो गया। फिर इन्होंने गोल्ड को कट किया तो ये और हाफ हो गया। इस तरीके से ये गोल्ड को क्या करते गए, कट करते गए। तो कट करने के बाद उसका साइज़ धीरे धीरे क्या होता गया, कम होता गया, और साइज़ इतना कम होने लगा एक टाइम पे जब उसको कट करते गए, काफ़ी टाइम तक कट किया, और एक टाइम पे ऐसा हुआ कि अब वो उस छोटे से पोर्शन को कट नहीं कर पा रहे थे। तो इन्होंने बताया द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ द सब्सटेंस विच कैन नॉट डिवाइडेड इज एक्चुअली कॉल्ड परमाणु। इसको इन्होंने क्या नाम दिया था, परमाणु। ठीक है, तो सबसे पहले एटम के बारे में इंडियन फिलोसफर ने ही बताया था, जिनका नाम था महर्षि कन्नड़। और इन्होंने गोल्ड की जो ब्रिक थी, गोल्ड की ईंट कह सकते हो या बिस्किट कह सकते हो, तो इसको उन्होंने कट किया। काफ़ी टाइम तक कट करने के बाद एक छोटा सा स्मॉलेस्ट पोर्शन जो कि कट नहीं हो रहा था, इसको इन्होंने कहा परमाणु। ठीक है, बस इतना ही इंट्रोडक्शन इन्होंने एटम के बारे में दिया था, मतलब आइडिया एक दिया था एटम के बारे में क्या होता है। अब यहाँ पे जो एटम वर्ड है वो एक्चुअली डाल्टन ने दिया था। ठीक है, तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एक है, सबसे पहले डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, तो डाल्टन, इनका पूरा नाम क्या था, जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने क्या बताया कि द सब्सटेंस, जितने भी सब्सटेंस होते हैं, सब्सटेंस का मतलब कोई मैटर जो है सबसे छोटी स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बना होता है। तो इन्होंने क्या बताया, द मैटर विच आर एक्चुअली मेड अप ऑफ वेरी टीनी पार्टिकल्स,
एंड दीज पार्टिकल्स आर बिल्डिंग यूनिट ऑफ मैटर एंड दीज आर वेरी स्मॉल इन साइज, दीज आर कॉल्ड एज एटम्स। यानी एटम मैटर की वो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जिसको हम क्या कहते हैं, मतलब एटम ही कहते हैं, ठीक है। तो एटम जो है किसी मैटर की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, ठीक है। अच्छा, तो इतना हमें एटम के बारे में बताया। उसके बाद में इन्होंने अपनी थ्योरी में, अपनी जो थ्योरी है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, इसमें जो एटम वर्ड दिया वो एटोमियो से आया है। एटोमियो इज लैटिन वर्ड जिससे कि ये वर्ड आया है एटम, ठीक है। और एटोमियो का मतलब होता है अनडिविजिबल, जिसको डिवाइड ना किया जा सके, ठीक है। तो ये डिवाइड नहीं हो सकते। तो इनके कुछ पॉस्टुलेट्स इन्होंने बताया, मतलब इन्होंने अपनी थ्योरी में एटम्स की क्वालिटी बताई डाल्टन ने, तो इसीलिए इस थ्योरी को क्या कहा गया, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो इन्होंने क्या बताया, एटम्स आर वेरी टिनी पार्टिकल्स, ठीक है। एटम्स आर द बिल्डिंग यूनिट ऑफ मैटर। उसके बाद में एटम्स आर इनडिविजिबल, इनडिविजिबल मतलब एटम को डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरा है एटम्स आर इनडिस्ट्रक्टिबल, एटम को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद में एटम्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल टू ईच अदर, मतलब क्या होता है कि जैसे डिफरेंट एलिमेंट होते हैं, जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, आयरन, जिंक, ये सभी एलिमेंट्स होते हैं। इन सभी एलिमेंट्स को हम कुछ सिंबल, साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको कहते हैं एटॉमिक सिंबल्स, ठीक है। तो एटॉमिक सिंबल्स हर एक एलिमेंट के क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है। और इस तरीके से अगर हम किसी एलिमेंट्स का सिंबल बनाते हैं सिर्फ, और उसमें कोई भी नंबर वगैरह नहीं लगा होता है, तो इसको हम कहते हैं एटम, ठीक है। तो हर एक एलिमेंट का क्या होता है, एटम अलग टाइप का होता है, उसका साइज़ अलग होगा, उसका शेप तो सेम रहेगा, साइज़ अलग होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अलग होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी अलग होंगे। किसी एटम में कुछ स्पीसीज और होती हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो हर एक एलिमेंट, जैसे हाइड्रोजन के एटम में इलेक्ट्रॉन का नंबर कुछ और होगा, पोटेशियम के एटम में इलेक्ट्रॉन कुछ और होंगे, हाइड्रोजन में 1 होता है, पोटेशियम में 19 होता है। इस तरीके से हर एक एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन और उसका साइज़ क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। तो यही पॉइंट चौथा बताया गया था, द एटम ऑफ ऑल एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन नेचर। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो कि आइडेंटिकल होते हैं। उसके बाद में हम ये कह सकते हैं कि जो एटम्स होते हैं एक्चुअली, इस तरीके से सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं हमने 4-5 जो की हैं वो आप रिपीट करके सुन सकते हो, यही प्रॉपर्टीज़ होती हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में। तो इसको इन्होंने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी नाम दे दिया, ठीक है। इनकी लिमिटेशन क्या थी, इनकी थ्योरी में एक पॉइंट आया है, एटम्स आर इनडिविजिबल। एटम्स आर इनडिविजिबल इज अ एक्सेप्शनल बिकॉज एटम जो है डिवाइड हो सकता है। ऐसा न्यूक्लियर रिएक्शंस में देखा गया, जो भारी एटम होते हैं, भारी एटम्स को ब्रेक करके छोटे छोटे एटम्स बनाए जाते हैं, तो उसको कहते हैं न्यूक्लियर फिजन, ठीक है। न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन जो होती है वो जितने भी एटॉमिक बम या हाइड्रोजन बम बनते हैं उनमें ये न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन करा के ही एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। तो ये हमारा एग्जाम्पल एक्सेप्शन हो गया किसका, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का, ठीक है। उसके बाद हम लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बाद में, जब एटम के बारे में पता चल गया कि एटम क्या होते हैं, एटम सिंगल यूनिट है किसी की, ठीक है। यानी अगर कोई पार्टिकल है, अगर कोई सब्सटेंस है और उसमें एक सिंगल पार्टिकल है तो वो क्या कहा जाएगा, एटम। अब क्या होता है, मॉलिक्यूल पे बात करते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल क्या होते हैं, आई एम सॉरी फॉर दैट। सारे ही स्टूडेंट वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं है अभी तक तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। उसके बाद में मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ 2 और मोर देन 2 एटम्स। यानी जब 2 या 2 से ज़्यादा एटम जुड़ जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल कहते हैं। एंड वी कैन से दैट द मॉलिक्यूल्स आर द ग्रुप ऑफ एटम्स, ठीक है। जब एक से ज़्यादा टाइप के, एक से ज़्यादा एटम जुड़ जाएंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल 2 टाइप के होते हैं, ये तो होता है मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, ठीक है, किसी एलिमेंट का मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। दूसरा है मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, ठीक है। दूसरा है मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, ठीक है। मॉलिक्यूल ऑफ एटम, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, ठीक है। अब किसी, जैसे हाइड्रोजन है, इसको अगर मैंने ऐसे H बना दिया तो ये क्या है, हाइड्रोजन का एटम है, ये क्या है, हाइड्रोजन का एटम। लेकिन अगर मैंने जब 2 हाइड्रोजन मिक्स कर दिए तो ये इसको क्या लिखेंगे, H2। तो ये H2 है, मतलब इसमें 2 एटम है। तो जब 2 एटम हो या 2 से ज़्यादा एटम हो तो उसको हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल, ठीक है। सो ये क्या है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल। ऐसे ही ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का क्या है, ये एटम, और ये ऑक्सीजन का क्या है, मॉलिक्यूल। इस तरीके से हम ये कहते हैं कि जब भी हम सिंगल यूनिट का रिप्रेजेंटेशन करते हैं किसी एलिमेंट का तो उसको हम कहते हैं एटम, और जब हम एक से ज़्यादा एटम्स कंबाइन करके रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूल। तो अगर दोनों ही एटम सेम लगे हुए हैं तो उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, यानी ये किसी एलिमेंट का मॉलिक्यूल है। जैसे P4 ये क्या है, सारे ही फास्फोरस हैं, इसका मतलब ये किसी एलिमेंट का मॉलिक्यूल है। जैसे मैंने कह दिया S8 ये किसी एलिमेंट का मॉलिक्यूल है, या मैंने कह दिया Cl2 ये किसी एलिमेंट का मॉलिक्यूल है।
कंपाउंड में क्या होगा कि अगर मॉलिक्यूल ऐसे ही कंबाइन हो रहा है लेकिन अलग अलग टाइप के एलिमेंट जुड़े हैं, जैसे एक हाइड्रोजन का एक ऑक्सीजन का, या दो हाइड्रोजन के एक ऑक्सीजन का, इस तरीके से, जैसे यहाँ पे दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल, दो हाइड्रोजन के एटम और एक ऑक्सीजन का एटम कंबाइन हुआ है, तो ये मॉलिक्यूल बना है। लेकिन किसका मॉलिक्यूल है? ये मॉलिक्यूल है किसी कंपाउंड का। कंपाउंड कब बनता है? व्हेन टू और मोर देन टू टाइप ऑफ एटम्स कंबाइन टू ईच अदर, सो इट इज कॉल्ड अ मॉलिक्यूल। ठीक है, तो मॉलिक्यूल उसको कहते हैं। ऐसे CO2 क्या है? ये भी एक मॉलिक्यूल है। CH4 क्या है? ये भी मॉलिक्यूल है। C2H6 क्या है? ये भी एक मॉलिक्यूल है। H2SO4 क्या है? ये भी एक मॉलिक्यूल है। और SO2 क्या है? ये भी एक मॉलिक्यूल है। लेकिन किसका मॉलिक्यूल है? कंपाउंड का। क्यों? क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा टाइप के एलिमेंट्स जो हैं रिएक्ट कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, इसमें भी कार्बन है, हाइड्रोजन है, अलग अलग टाइप के आइटम्स कंबाइन हो रहे हैं, और मॉलिक्यूल तो है लेकिन अलग अलग टाइप के आइटम्स कंबाइन हो रहे हैं, तो इसको क्या कहेंगे? कंपाउंड, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। यहाँ पे देखो मॉलिक्यूल तो है लेकिन मॉलिक्यूल एक से ज़्यादा एलिमेंट कंटेन कर रहा है, तो इसको कहेंगे मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। ओके, सो मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड और मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट आप समझ में आ गया होगा कि एलिमेंट में क्या होता है, एक ही टाइप के एटम्स होते हैं, और कंपाउंड में क्या होता है कि अलग अलग टाइप के एटम्स मिल करके कोई मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो उसको हम कहते हैं कंपाउंड। ठीक है, ओके, उसके बाद हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक आता है आयंस। एटम मॉलिक्यूल के बाद में एक टॉपिक आता है आयंस। आयंस क्या होते हैं? आयन क्या होता है? दोज स्पीसीज विच हैविंग द पॉजिटिव और द नेगेटिव चार्ज, दीज आर कॉल्ड एज आयंस। ठीक है, एंड दीज आयंस आर फाउंड बाय द गेन एंड लॉस ऑफ द एटम। ठीक है, बाय द एटम्स। अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा या इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो उसके ऊपर या तो प्लस चार्ज आ जाएगा या माइनस चार्ज आ जाएगा। इस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वाली स्पीसीज को, जो कि एटम के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ऐसी स्पीसीज को हम कहते हैं आयन। ठीक है, तो आयन का मतलब आप समझ गए होंगे कि आयंस क्या कहा जाता है। ठीक है, तो आयन में जैसे कि डेफिनेशन मैंने बोल देंगे, आप लोग लिख सकते हो, नेगेटिव और द पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज विच इज फॉर्म्ड बाय द गेन एंड लॉस ऑफ द इलेक्ट्रॉन बाय द एटम इज कॉल्ड आयन। ठीक है, अब ये आयन दो टाइप का होता है, एक तो होता है केटायन और एक होता है एनायन। ठीक है, केटायन और एनायन। केटायन क्या होते हैं? पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज होती हैं। एनायन क्या होते हैं? नेगेटिव चार्ज स्पीसीज होती हैं। ठीक है, अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ठीक है, दोज चार्ज स्पीसीज विच आर फॉर्म्ड बाय द लॉस ऑफ द इलेक्ट्रॉन, दीज आर कॉल्ड एनायंस, केटायंस। ठीक है, तो ये क्या होता है? इसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है, जैसे सोडियम है, एटॉमिक नंबर 11 281, ये क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, तो इसके ऊपर 1 का पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अभी ये क्या है? सोडियम का एटम है, और अभी ये क्या हो चुका है? सोडियम का कैटायन, यानी सोडियम कैटायन। ठीक है, सोडियम आयन। 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो 1 चार्ज आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो 2 चार्ज आएगा, 3 करेगा तो 3 चार्ज आएगा। इस तरीके से जितने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज जो है एटम पे आ जाता है। और जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम 12 होता है 282, ये 2 इलेक्ट्रॉन अगर लॉस करेगा तो इसके ऊपर +2 चार्ज आ जाएगा। ठीक है, जितने भी मेटल्स होते हैं, ओनली दे कैन डोनेट द इलेक्ट्रॉन्स, सिर्फ मेटल्स ही इलेक्ट्रॉन जो है डोनेट करते हैं, और वो क्या बनाएंगे? पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज, दीज आर कॉल्ड कैटायंस। दूसरी तरफ क्या बात करते हैं? एनायंस। एनायंस क्या होते हैं? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अगर कोई एलिमेंट ऐसा है या एटम ऐसा है जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो उसको हम कहते हैं एनायन। ठीक है, जैसे फ्लोरीन है, एटॉमिक नंबर 9 2 and 7, ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो गेन करने के बाद इसके ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा? 2 माइनस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ऐसे नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन 7 होता है, तो 7 2 5 होता है, और ये नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो इसके ऊपर 3 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब बात ये है कि किसी के ऊपर प्लस आ रहा है, किसी के ऊपर +1 +2 +3 -1 -2 -3, ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा कि जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उन सभी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, तो 281 वैलेंस सेल में, वैलेंस सेल मतलब सबसे आउटर सेल जो होती है, लास्ट वाली सेल में हर एक एटम 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहेगा। अगर एटम 8 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से कर रहा है तो डोनेट कर देगा, अगर गेन करने से कर रहा है तो गेन कर लेगा। जैसे यहाँ पे सोडियम अगर 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, तो ये वाला सोडियम अपना लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो इसका लास्ट में ये सेल कौन सा बचेगा? लास्ट वाली सेल हो जाएगी 8, जो कि क्या है? कंप्लीट। यानी हर एक सेल, हर एक एटम अपने लास्ट वाली सेल में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहेगा, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए इस टाइम पे, तो ये क्या है? इसका ऑक्टेट बोला जाता है। ठीक है, ऐसे ही इस वाले मेटल में कितना होगा? 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहेगा, तब जाके 8 होंगे। ठीक है, इस वाले केस में क्या होगा कि इसमें 8 होना है, तो या तो ये 7 डोनेट कर दे या 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा? गेन कर लेगा। 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा, कितना? 1। ऐसे ही ये क्या करेगा? इस पे भी नेगेटिव चार्ज आएगा, कितना आएगा? 2 आएगा, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तब इसके 8 पूरे होंगे।
ऐसे ही इसमें क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन अगर गेन हो तब जाके इसके 8 पूरे होंगे। तो इस तरीके से आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो गेन एंड लॉस करते हैं, मतलब एटम जो है गेन एंड लॉस करते हैं, तब जाके बात बनती है। ठीक है, तो आई होप आपको आयंस समझ में आया होगा कि आयंस आर एक्चुअली 2 टाइप ऑफ स्पीसीज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। ओके, दिस इज important some, these are very important lecture, this is because only one lecture is going on, एक ही लेक्चर में सारे खत्म हो जाएंगे। लाइट आने वाली है, मैं देख रहा हूँ क्योंकि लाइट हो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो चुकी है, बट सही हो जाएगी कुछ टाइम में। लाइट सही हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट है अब हम करने वाले हैं अपना नेक्स्ट जो है टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है मोलर मास। मोलर मास कैसे कैलकुलेट किया था, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशंस के लिए। मोलर मास का मतलब क्या होता है कि किसी भी, इसके लिए तुम्हें सभी एलिमेंट्स के 1 से 20 तक के एटॉमिक मास याद होने चाहिए। एटॉमिक मास नहीं लर्न है तो मोलर मास नहीं निकलेगा। मोलर मास का मतलब होता है किसी भी एलिमेंट का, एटम का मास रखो और टोटल कैलकुलेट कर लो। ठीक है, ऐसे ही CaOH ट्वाइस, क्लियर है। ऐसे ही Na2CO3। हम क्या करेंगे, अब मोलर मास होता क्या है, मोलर मास इज एक्चुअली द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल में सारे ही एटम्स का जब हम एटॉमिक मास रख करके जब उसका सम कर लेते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो सोडियम का मोलर मास 23 एटॉमिक मास, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1। जब इसको करोगे तो कितना आएगा, 40 ग्राम पर मोल। ग्राम पर मोल इज अ यूनिट। ठीक है, कैल्शियम 40 होता है, क्लोरीन कितना होता है 35 भी रख सकते हो, 35.5 भी रख सकते हो। 40 + 70 = 110 ग्राम पर मोल। ओके, नेक्स्ट इसमें देखोगे कैल्शियम इधर है तो कैल्शियम 40 प्लस ऑक्सीजन कितने 2 × 16 प्लस 2 × 1। ठीक है, 40 + 32 + 2 कितना हो जाएगा, 74 ग्राम पर मोल। हर एक एटम का एटॉमिक मास प्लस करना है। ठीक है, जैसे इसमें क्या है, सोडियम कितने 2 है तो 2 × सोडियम का एटॉमिक मास 23, फिर प्लस करना है क्योंकि अब कार्बन का रखोगे, कार्बन कितने 1 तो 12 ही रहेगा। ऑक्सीजन कितने 3 तो 3 × एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16। ठीक है, 46 + 12 + 48 दिस विल बी द 106 ग्राम पर मोल। ओके, इस तरीके से आप निकाल सकते हो एल्यूमिनियम पोटेशियम सल्फेट डॉट एल्यूमिनियम सल्फेट प्राइस डॉट 24S2 बाई सेल्फ करेंगे और कमेंट बॉक्स में जा करके इसका कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा, आंसर बताएंगे। और अमोनियम सल्फेट डॉट फेरस सल्फेट डॉट 6S2। ठीक है, फेरस अमोनियम सल्फेट इज अ मोहर सॉल्ट एंड पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट इज अ पोटाश एलम। सो ये मोलर मास होता है, किसी भी कंपाउंड का मोलर मास कैलकुलेट करने का मतलब है कि सभी का एटॉमिक मास रखो और उसका सम कर दो। आई होप आपको समझ में आ गया। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा कि यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट चल रहे हैं वन मोल कंसेप्ट। व्हाट इज मोल कंसेप्ट सर? मोल कंसेप्ट क्या होता है? मोल कंसेप्ट का मतलब ये होता है कि ऐसा देखा गया एक्सपेरिमेंटली कि किसी भी सब्सटेंस का जो मोलर मास होता है, ठीक है, वही उसका क्या होता है, 1 मोल होता है। यानी कि द 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू द मोलर मास ऑफ एनी सब्सटेंस एंड विच कंटेन द 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स। ठीक है, यानी किसी भी कंपाउंड का जो 1 मोल होता है वो उसका मोलर मास होता है और इसमें कितने पार्टिकल्स होते हैं, 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल होते हैं। ऐसा देखा गया एक्सपेरिमेंटली, यानी कि 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल जो होते हैं सभी के 1 मोल में होते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल बताऊं कि भाई 1 मोल क्या है, 1 मोल = 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स विच इज़ कॉल्ड एवोगाद्रो नंबर। ठीक है, क्योंकि ये एवोगाद्रो, अमीडियो एवोगाद्रो साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था, तो इसलिए इसको हम कहते हैं एवोगाद्रो नंबर। ओके, अब 1 मोल वाटर मैं कह रहा हूँ, 1 मोल वाटर कितना होगा? अब मैं कहूँ भाई 1 मोल वाटर दे दो मैं, तो 1 मोल वाटर का मतलब वाटर का मोलर मास, 1 मोल इज इक्वल टू द मोलर मास। सो 1 मोल वाटर कितना हो जाएगा, 2 + 16 = 18 ग्राम। कैसे आया 2 + 16? ये 2 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 16। ठीक है, ऐसे ही 1 मोल HCl, हाइड्रोजन 1 और क्लोरीन 36 ग्राम पर मोल। यानी कि 1 मोल में कितना होता है,
एक मोल में उसका मोलर मास ही 1 मोल होता है। मोलर मास इज एक्चुअली 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस एंड इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल क्या होंगे, फिक्स होंगे, जिसको हम कहते हैं एवोगाड्रो नंबर। उसके बाद में 1 मोल अगर मैंने कहा कि NaCl तो कितना हो जाएगा 23 प्लस 50 सॉरी इट्स अ 35.5 इट्स अ 58.5 ग्राम पर मोल। ठीक है, सो 1 मोल का मतलब समझ गए होगे। 1 मोल का मतलब होता है कि किसी भी कंपाउंड का जो मोलर मास होता है उसी को हम क्या कहते हैं 1 मोल कहते हैं एंड इट इज इक्वल टू द एवोगाड्रो नंबर। ओके, अब हमको कैलकुलेट करने के लिए दिया जा सकता है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि आपको गिवन मास में नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, जैसे कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, फॉर्मूलाज होते हैं नंबर ऑफ मोल्स निकालने के फॉर्मूला। क्या क्या होते हैं नंबर ऑफ मोल्स निकालने के फॉर्मूला? सो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये एक फॉर्मूला हो गया। दूसरा नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन पार्टिकल अपॉन एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, जिसको हम कहते हैं n इक्वल्स टू n अपॉन Na। ठीक है, या फिर जो आपके नंबर ऑफ मोल्स होते हैं इसको हम लोग वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम एट STP भी कहते हैं। अब ये वॉल्यूम ऑफ STP जो होता है वो फिक्स होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे जो वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर होता है। यानी किसी भी गैस का स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे एक वैल्यू होती है कि वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी, उसको हम कहते हैं VSTP। वो क्या होता है 22.4 लीटर, फिक्स है, कांस्टेंट है। ठीक है, अब हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स। जैसे कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन, पहला क्वेश्चन है 10 ग्राम ऑफ हीलियम। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है 40 मैं कुछ सिंपल डिजिट ले रहा हूँ। ठीक है, 80 ग्राम ऑफ NaOH। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है 1.5 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स ऑफ CO2। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 2.2 लीटर ऑफ O2। ठीक है, सारे ही टाइप के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेशन आ गई है। तो अब हम देखेंगे कि इसमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने को कह रहा है और हमें कौन सा चीज़ दिया है, मास दिया है। तो नंबर ऑफ मोल्स का ऐसा फॉर्मूला जिसमें मास आता हो। मास किस में आता है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास 10, मोलर मास इसका कितना होता है, मोलर मास मतलब एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास 4। सो इसका कितना आ जाएगा 2.5 मोल। ओके, यानी यहाँ पे मोल्स आएंगे मास वाले फॉर्मूला को रख करके। दूसरा क्या है, इसमें भी मास दिया तो इसमें भी ऐसे ही निकलेगा, है ना। तो इसमें भी नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास कैसे आएगा 23 प्लस 16 प्लस 1, इसका सभी का एटॉमिक मास का सम करके 40 आएगा एंड दिस इज 2। ठीक है, डिजिट कुछ भी हो सकता है, कैलकुलेशन आपकी अपनी होगी, बट क्वेश्चन कैसे लगेगा वो एक तरीका है। यहाँ पे आपको क्या दिया है, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए पार्टिकल्स। तो आप क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए पार्टिकल वाला फॉर्मूला लगाओगे। सो पार्टिकल वाला फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स मास, नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगाड्रो नंबर। ओके, 1.5 10⁻23 डिवाइड बाई 6.022 10⁻23। ये 23 से 23 कैंसिल हो जाएगा एंड इट इज़ 4 टाइम्स ऑलमोस्ट। सो 1/4, 1/4 मतलब 0.25 मोल। ठीक है, इस समय नंबर ऑफ मोल्स कितना आ रहा है 0.25 मोल्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कैसे आएगा, यहाँ पे हमें वॉल्यूम दिया है तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम वाला फॉर्मूला। सो वॉल्यूम 2.2 लीटर डिवाइड बाई 22.2 लीटर, दिस इज 10 टाइम्स, सो 1/10 n इक्वल्स टू 0.1। इस तरीके से आपने देखा है कि सारे ही टाइप के जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने वाले फॉर्मूले होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। तो 3 में से कौन सा क्वेश्चन में गिवन है, वॉल्यूम दिया है, नंबर ऑफ पार्टिकल दिए हैं या फिर मास दिया है, उन तीनों में से जो कैलकुलेशन होना है, मतलब कौन सा लगेगा वो पहचानना है, फिर वो लगा के निकाल लेना। ठीक है, उसके बाद में नंबर ऑफ पार्टिकल्स का कैलकुलेशन। ठीक है, ओके, ये आपकी जो टॉपिक्स हैं ये सारे कवर हो जाएंगे कि आप कैसे कैलकुलेट करोगे। ठीक है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ ठीक ठाक कितना मिनट का वीडियो बन चुका है। इट्स 29 मिनट, मतलब 30-40 मिनट में आपका लेक्चर जो है पूरा हो जाएगा, मतलब 40 मिनट में हो जाएगा।
40 मिनट में तो हो ही जाएगा ऑलमोस्ट। मार्कर कहाँ रख दिया मैंने? ओके, मार्कर ढूंढ रहा था। तो अब हमको क्या करना है, कैलकुलेट नंबर ऑफ पार्टिकल कैलकुलेशन, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे आएंगे? नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई एवोगाड्रो नंबर। ये फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने को कभी भी कहे तो नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई एवोगाड्रो नंबर, जो कि कहाँ से आया? नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन पार्टिकल अपॉन एवोगाड्रो पार्टिकल, है ना, वहीं से आई। तो हम क्या करेंगे, कैलकुलेट द नंबर ऑफ molecules present in water drop weighs 1.8 ग्राम, ठीक है। अब आपको क्या दिया है कि एक क्वेश्चन दिया है, उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने हैं और आपसे दिया है मास। तो इतने 1.8 ग्राम की कोई एक वाटर ड्रॉप है, उसमें कितने वाटर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे। पार्टिकल का मतलब क्या होता है? एटम, मॉलिक्यूल और आयन, यानी जब भी मॉलिक्यूल की बात करें, जब भी एटम की बात करें, जब भी आयन की बात करें तो नंबर ऑफ पार्टिकल ही निकालना है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने के लिए तुमको क्या चाहिए होता है? नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई एवोगाड्रो नंबर। नंबर ऑफ मोल्स कैसे आते हैं, कैसे पता चलेगा? इसमें तो मास दिया है तो मास वाला फॉर्मूला लगाओगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास 18 कहाँ से आया? क्योंकि वाटर का जब निकालोगे, वाटर का निकालोगे तो 2 + 16 = 18 आ जाएगा। मल्टीप्लाई एवोगाड्रो नंबर 10, ठीक है, 6.022 10⁻²2, ठीक है। इस तरीके से मतलब हमने ये देखा है कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल है वो इस तरीके से कैलकुलेट होगा, एवोगाड्रो मल्टीप्लाई विद नंबर ऑफ मोल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल, ठीक है, प्रेजेंट इनसाइड ऑफ सिलेंडर having 0.224 लीटर CH4 गैस। मतलब कि एक सिलेंडर के अंदर इतने लीटर CH4 गैस है तो उसमें कितने पार्टिकल्स होंगे, मतलब उस गैस में कितने पार्टिकल प्रेजेंट होंगे इतने लीटर में। तो नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने का फॉर्मूला आपको पता ही है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर। अब यहाँ नंबर ऑफ मोल्स वाला कौन सा लगेगा? लीटर लगेगा। इसका मतलब लीटर वाला जो फॉर्मूला होता है 0.224 डिवाइड बाई 22.4 मल्टीप्लाई 6.022 10⁻23। दिस इज, इसको हम देख रहे हैं तो ये क्या है? 100 टाइम्स है। 100 टाइम्स है, ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। आंसर क्या आएगा? नंबर ऑफ पार्टिकल इक्वल्स टू 0.6.022 10⁻21। यानी किसी गैस सिलेंडर में इतने वॉल्यूम में इतने पार्टिकल प्रेजेंट होंगे, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे कैलकुलेट होने हैं, है ना। तो वीडियो लेक्चर को अच्छी तरीके से देखना है। आई होप आपको पूरी तरीके से चीज़ें समझ आ रही होंगी। ओके उसके बाद में 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं और फिर टाटा बाय बाय। अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करो, थोड़ा बहुत भला होता है। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुँचते हैं, अपने पड़ोसी, अपने दोस्त, अपने भाई, अपने चाचा ताई और ठीक है जो भी है, मतलब उन सभी को शेयर कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, पड़ोसियों के साथ भी कर ही सकते हो, ठीक है। बट ये है कि आपके देखो यहाँ पे दोनों ही लेक्चर बन चुके हैं। ये लेक्चर आपका हो गया चैप्टर 3 का और इससे पहले हमने 11th और 9th के लिए एक चैप्टर 1 का भी लेक्चर बना चुका हूँ। तो इन दोनों ही लेक्चर्स को अगर आप पढ़ लेते हैं तो पूरे के पूरे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। एक क्वेश्चन और करता हूँ, उसके बाद हम लोग चलते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ CH4 gas present inside of cylinder weighing 1.6 ग्राम CH4। मतलब एक कोई सिलेंडर है, 1.6 ग्राम दिया है तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछा है।
तो वही है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ पार्टिकल इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर 1/1.6 डिवाइड बाई मोलर मास इसका 16, इसका मोलर मास, इसका मोलर मास, तो ये हो गया मल्टीप्लाई 6.022 10⁻23। तो इसको 10 टाइम्स किया और 10 से एक 0 चला जाएगा तो 6.022 10⁻22 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने इस लेक्चर को कर लिया है कंप्लीट और सारे ही हो चुके हैं। अगर कोई स्किप हो गया तो आप ट्राई मार सकते हो, अदरवाइज आने वाले नेक्स्ट वीडियो में उसको भी कवर कर लिया जाएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, चैनल को कर देना सब्सक्राइब।